Hello my dear friends, welcome to MK Legal Shiksha the way of learning. Dear students, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की वीडियो सीरीज में हम कई सारे वीडियोस लेकर आए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जो वीडियोस आएंगे ना नए नए उनके अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो सीरीज में हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जितने भी आपके CRPC के टॉपिक्स हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कि प्रोक्लेम्ड क्या ऑफेंडर होता क्या है। इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 82 में दिया गया है CRPC में। देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि कोर्ट किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देता है, उसके लिए प्रोक्लेम्ड प्रोसीडिंग होती है। ये साहब अभी हैं जो विजय माल्या, जिनको कौन नहीं जानता। विजय माल्या को भी इंडियन कोर्ट ने क्या कर दिया? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होते हैं जो कोर्ट की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, अपने अरेस्ट को इवेड कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द अरेस्ट, जिन्हें पकड़ पाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी करार दिया जाता है। आज उसी के बारे में क्या क्या दिया गया है हम उसको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, चैप्टर 6 में हमने बात की थी कि भाई जो प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, किसी को कंपेल करना है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आने के लिए, तो हम कैसे कंपेल करेंगे? सबसे पहले हमने सम्मन्स की बात की, इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की, प्रीवियस वीडियो उसी का था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर बात होती है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रोक्लेमेशन के बारे में, और उसके अटैचमेंट के बारे में हम एक फर्दर वीडियो बनाएंगे, और जो दूसरे रूल्स हैं उनकी भी वहाँ पे बात करेंगे। तो चैप्टर 6 को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं इसमें से। देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोसीडिंग्स होती हैं अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC। ये कोर्ट के द्वारा एक एक्शन होता है, इज एन एक्शन ऑफ द कोर्ट थ्रू विच द कोर्ट अफर्म द पर्सन एज द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कोर्ट उसको जिसके थ्रू घोषित कर देता है क्या? उद्घोषित अपराधी। एंड डायरेक्ट्स द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल्स to arrest the person named in the proceeding and produce him before the court, and the name and the details of the proclaimed offender are published in the newspapers declaring him or her to be proclaimed offender। और ऐसे व्यक्ति को ना कि सिर्फ पुलिस, कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेक्शन 43 में, और वहाँ पर पढ़ा था कि जब कोई बंदा नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और पुलिस वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और तो उसको भी कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है और फिर पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। देखिए, हर एक कोर्ट की साइट्स पे भी आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, इस तरह से दिया होता है नेम ऑफ द कोर्ट। श्री संजय अग्निहोत्री है, इनकी कोर्ट है स्टेट वर्सेस कॉलिंस ओनू एंड अदर्स है। तो यहाँ पे एक्यूज जो है वो जॉन है। ये जो बंदा है ये आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, PO। इसको PO करार दे दिया है कोर्ट ने, जैसे बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में कि उसे PO करार दे दिया गया है। तो कहता है कि क्या प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83 इज मेड? यस, यानी कि सेक्शन 83 क्या कहता है? उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई है और उसके लिए डायरेक्शन दे दी गई है। तो ऐसे गवर्नमेंट भी अपनी साइट पे देके रखती है, मतलब मैक्सिमम जगह पब्लिश होता है ताकि आम आदमी को भी पता लगे कि वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाती है सो दैट कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो सके। उसके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए भाई कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आए और अपने ट्रायल को झेले। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली कि जो कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं और वो हीनियस क्राइम करने के बाद भी पुलिस के साथ प्रोसेस ऑफ लॉ से बचे रहते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं, उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है अंडर सेक्शन ऑफ CRPC सेक्शन 82। ये तो होगी जनरल बात। अभी हम सेक्शन को देखते हैं। बेरेक देखिए क्या कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ ए पर्सन एब्सकॉन्डिंग, भाई फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। कोई व्यक्ति पर्सन एब्सकॉन्डिंग होता है जो फरार हो जाता है, भाई जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, फरार हो गया है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस एरिया को छोड़ के गया हो, बस उसने अपने आप को हाइड कर लिया है और उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है।
तो सब सेक्शन 1 यहाँ कहता है कि इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव, यहाँ जो कीवर्ड है आप उनको देखिए वो कीजिएगा। यहाँ पहला वर्ड क्या लिखा है, रीजन टू बिलीव। कहाँ पढ़ा था हमने, सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में पढ़ा था। मतलब रीजन टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट के पास, चाहे वहाँ पे एविडेंस लिया गया है या नहीं लिया गया है। दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज़ बीन इशूड। तो सेकंड जो है आपका, मैं अलग कलर कोडिंग में कर देता हूँ कि वारंट हैज़ बीन इशूड, वारंट इशू होना चाहिए। यानी कि पहला तो क्या है कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट को, और दूसरा आपका क्या आ जाता है कि भाई उसके खिलाफ वारंट इशू होना चाहिए। सिर्फ सम्मन पे आप किसी का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को नोट करें। बाकी इट हैज़ एब्सकॉन्डेड, और भाई वो क्या हो गया हो, फरार हो गया हो, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, खुद को छिपा रहा हो, और जो वारंट है दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा, पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन कभी भी ओरल नहीं हो सकता है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो पॉइंट्स आ जाते हैं, इट शुड बी रिटन प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम, नॉट लेस देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट 30 डेज। कितना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। उस प्रोक्लेमेशन से देखिए होता क्या है कि जब कोई अपराधी न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं होता है, करता है खुद को, वो अपने आप को हाइड करता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, इवेड करता है अपने अरेस्ट को, तो कोर्ट उसको मौका देता है। एक ये क्या है उसका, ये उसका पहला मौका है कोर्ट के द्वारा कि भाई एक काम करो, 30 दिन के अंदर तुम आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम आ जाओ चुपचाप। लेकिन भाई आ जाओ, कहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे कोर्ट टाइम और प्लेस भी बताएगा कि इस समय तक इस कोर्ट में आ जाओ। तो यहाँ पे कोर्ट ने किस जो बंदा भी अरेस्ट वारंट इसका खिलाफ इशू हो गया है और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, और कोर्ट को बिलीव हो जाता है कि वो तो जानबूझ के अपने आप को बचा रहा है, छिपा रहा है, पुलिस से जानबूझ के प्रोसेस ऑफ लॉ से भाग रहा है, तो एक रिटन प्रोक्लेमेशन, एक आदेश जारी करता है लिखित में। तो इस आदेश को भी वो तो भागा, उस तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो इसके मेथड दिए गए हैं। वो मेथड क्या दिए गए हैं भाई, जो सब सेक्शन 2 है वो बताता है कि जो रिटन प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश मतलब कैसे होगा भाई, वो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि उसमें इट सेल्फ पब्लिकली रीड, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा हिंदी में मुनादी। भाई गांव में शहर में आपने देखा होगा ना, एक चपरासी रहता है जो आगे ढोल, मतलब शाम को कोई ढोल बजा के कहीं पे कोई और साउंड करके जोर जोर से चिल्ला के एक मुनादी करता है वो, ठीक है, गांव में एक अनाउंसमेंट करता है, और उस मुनादी में वो क्या कहता है, और वो मुनादी करने में उनको बताता है गांव वालों को, भाई वहाँ पे सब मैसेज देता है पब्लिकली कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, न्यायालय का एक आदेश जारी हुआ है, उसे पढ़कर सुनाता है वहाँ पे जो न्यायालय ने लिख के भेजा है उसमें कि भाई तुम इस समय पर इस न्यायालय में 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा उसके बाद। लेकिन ये मुनादी कहाँ होगी गांव में, ये किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे होगी, या तो वो टाउन भी हो सकता है या गांव भी हो सकता है, जहाँ पे वो व्यक्ति साधारण तौर पे रहता है, जहाँ उसका घर होता है, ऐसे गांव या शहर में। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या होगा कि उसे किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, या तो उसके घर पे, और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑलरेडी रिजाइड, जिस घर में वो रहता है उस घर के बाहर, कॉन्स्पिशियस पार्ट इन द सेंस कि जहाँ पे आपको घर में इंटर करते हुए दिखाई दे। जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपने ऑर्डर 5 रूल 17 में पढ़ा है कि घर के बाहर चिपका दिया जाता है जब बंदा नहीं मिलता है। सम्मन में भी सेम चीज़ हमने सीआरपीसी में भी पढ़ी है। वही चीज़ है कि उसके घर के बाहर भाई जहाँ पे एंट्रेंस में जाते हुए आदमी को दिखे, ऐसे किसी जगह पे उसकी कॉपी चिपका दी जाती है। तो वहाँ पे चिपका दी जाती है, तो उसके बाद क्या है कि वो जिस गांव या शहर में उसका घर है, या तो गांव में कहीं पे लगा लो, गली में कहीं पे चिपका दिया, जहाँ भी उसको जो उचित लगता है कि हाँ भी सबको दिख जाएगा, उस तक
मोटो होता है उस तक मैसेज पहुंचाना, क्योंकि गांव में उसके जानने वाले होंगे, किसी न किसी के टच में होगा, तो उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। फिर दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है कि कॉपी जो है उसकी कोर्ट हाउस में भी चिपकाई जाती है। एक कॉपी कोर्ट हाउस में भी, भाई कोर्ट तो कई सारी होती हैं, तो जिस कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया, प्रोक्लेमेशन जारी किया, सॉरी, जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया है वो प्रोक्लेमेशन जारी करने वाली कोर्ट के बाहर उसको दरवाजे पे चिपका दिया जाता है जनरली, कि भाई ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। आप देखेंगे कोर्ट में लिस्ट लगी रहती है और कई सारे लोगों का लगा रहता है वहाँ पे। फिर एक क्लोज और दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ एक सोचने की बात है कि ये तीनों ABC इसने क्लोज 1 में डाले सब सेक्शन 2 के, और एक क्लोज 2 इसने अलग से दिया है। इसका रीजन भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है जो क्लोज 1 है, क्लोज 2 कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। लेकिन कोर्ट को अगर उचित लगता है तो क्या कर सकता है, उस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी पब्लिश करा सकता है। कहाँ पे, किसी डेली न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में करा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में पता है वैसे भी छोटा सा निकालने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे नहीं लगाता कोर्ट जनरली भी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया को सब नहीं पढ़ते ना, द हिंदू को सब नहीं पढ़ते हैं। तो मान लीजिए जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान की बात है तो दैनिक भास्कर में, यानी जो वहाँ का डेली न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर जो है, वहाँ पे उसमें उसको पब्लिश करा दिया जाता है, उसकी एक कॉपी। और ऐसे एरिया में जहाँ वो जनरली रहता था, द प्लेस इन विच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, जहाँ वो रहता था उसके एरिया में जो लोकल न्यूज़पेपर चलता है वहाँ उसको प्रिंट कराते हैं। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, देखिए पहले सबसे पहले भाई आपने मुनादी करवा दी, उसके घर पे चिपका दिया और कोर्ट में चिपका दिया। 3 चीज़ें हैं, 2 जगह चिपकाना है, उसके घर में और कोर्ट में, और मुनादी करानी है। और फिर एक तरीका क्या दे दिया कि भाई डेली न्यूज़पेपर में भी निकलवा दो। अब जिस दिन ये प्रोक्लेमेशन जारी हो गया उसके 30 दिन के अंदर उसको कोर्ट में आना है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है यहाँ पे कि स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट दैट प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन स्पेसिफाइड डे। भाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट लिख दिया अपने रिकॉर्ड में कि भाई प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है, और सब सेक्शन 2 के हिसाब से, जो हमारा सब सेक्शन 2 है उसके हिसाब से हम उसको पब्लिश करा दिया, यानी मुनादी करवा दी, घर पे चिपका दिया, कोर्ट में चिपका दिया। तो इस बात को कैसे माना जाएगा, भाई ये एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यही चीज है कि ये सिर्फ क्लोज 1 की बात करता है, क्लोज 2 की नहीं। यानी कि न्यूज़पेपर में जो हमने प्रिंट करवाया था, न्यूज़पेपर वाला क्लोज जो है वो आपका कंक्लूसिव नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। वो देखो जब सेक्शन 4 पढ़ते हो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ आप क्या पढ़ते हो, एक मे प्रज्यूम पढ़ते हो, एक सेल्फ प्रज्यूम पढ़ते हो, प्रजम्पशन पढ़ते हो, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ पढ़ते हो। तो कॉन्क्लूसिव एविडेंस वो होते हैं जिसके लिए फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात कहता कि भाई ये इस बात का सबूत है कि वो प्रोक्लेमेशन जो कोर्ट ने जारी किया था रिटन में वो पब्लिश हो गया है, अगर कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में एक रीजन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया रिटन में। अभी देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है। अभी सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 3 तक, यहां तक सिर्फ प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है। यानी कि सर उसको पहला मौका दिया गया कि भाई तुम 30 दिन के अंदर आ जाओ। अभी उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं घोषित किया गया है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे घोषित किया जाएगा, उसके लिए सब सेक्शन 4 यहाँ पे है। ये कहता है कि जब कोई प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश कर दिया हमने अंडर सब सेक्शन 1, कैसे किया, हमने भाई मुनादी करा दी, हमने उसके घर पे चिपका दिया, हमने कोर्ट में चिपका दिया। 3 ही काम तो करने थे हमें, तीनों काम हमने कर दिए। और वो जो बंदा है, जो पर्सन एक्यूज्ड है, उसने ऑफेंस किया, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ आईपीसी के सेक्शन दिए गए हैं। टोटल 19 सेक्शंस हैं। इनको एक बार ना मैंने बोल्ड किया सबको, इनको याद कर लें। कभी कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि क्या इसमें से कोई ऐसा है जो प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर करने के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है, तो इनको याद कर लें। इनका मोटा मोटा हम डिस्कस कर लेंगे। इन सेक्शंस में अगर कोई उसने ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम, यानी कि 30 दिन के अंदर पर्टिकुलर कोर्ट में नहीं आता है, जो कि प्रोक्लेमेशन में बताया गया था आदेश में, तो कोर्ट क्या करेगा भाई,
इंक्वायरी करेगा, जैसा उसको उचित लगता है ऐसे एक इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने वाले उसे प्रोनाउंस कर देगा कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उसके हिसाब से वो अपना डिक्लेरेशन दे देगा। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के बाद देखिए प्रोक्लेमेशन तक पुलिस उसको अरेस्ट कर सकते हैं जिसको अथॉरिटी दी गई थ्रू दी वारंट। अब इन सेक्शनों की हम बात कर लेते हैं। देखिए 302 आपको पता है 302 बात करता है पनिशमेंट फॉर किसकी, मर्डर। 304 किसकी बात करता है, ये आपकी पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड कहाँ डिफाइन है, 299 में। देखिए जब ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं ना आप, तो आपको बड़ा रिवीजन हो जाता है दूसरे एक्ट का भी, आईपीसी भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए 364 किसकी बात करता है यहाँ पे, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर। और उसके बाद आ जाते हैं आपके 367 पे, ये किसके बारे में बात करता है, ये कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी। अगर किसी को मर्डर करने के लिए आपने किडनैप अबडक्ट किया है तो 364 लगती है। 367 कब लगती है, जब स्लेवरी या ग्रीवियस हर्ट के लिए किया जाता है, इन दैट केस लगती है। उसके बाद आ जाइए 382 के ऊपर। 382 कहाँ जाता है, देखिए थेफ्ट में आ जाता है, क्योंकि 378 से थेफ्ट स्टार्ट हो जाता है। 382 कहता है कि भाई थेफ्ट है जहां आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ हर्ट, ठीक है, इस तरह का हो तो वहां पे 382 जारी हो जाती है। उसके बाद 392 आ जाता है आपका। देखिए 392 से आपकी रॉबरी स्टार्ट हो जाती है, रॉबरी और डकैती 390 से स्टार्ट हो जाते हैं। 390 और 391 में, 390 में आपकी रॉबरी की डेफिनेशन है और 391 में डकैती की डेफिनेशन है। तो 392 में किसकी पनिशमेंट है आपकी, पनिशमेंट फॉर रॉबरी। 393 में क्या है, दिस इज अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। 394 क्या आ जाता है कि जहां पे कोई वॉलंटरली कॉज करता है, किसी को हर्ट कॉज करता है इन कमिटिंग द रॉबरी। 395 आ जाता है फिर डकैती से, इसे आगे डकैती आ जाएगी। 395 पनिशमेंट फॉर डकैती, 96 डकैती विद मर्डर और 397 है जहां पे रॉबरी या डकैती करता है अटेम्प्ट टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट। 398 जो है आपका, ये क्या करेगा भाई, जिसने अटेम्प्ट किया है टू कमिट रॉबरी और डकैती। देखिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहीं नहीं है, वो 511 में डील होता है, हमने आईपीसी में उस दिन बात की थी। 399 क्या कहता है फिर आपका, ये कहता है कि जहां पे डकैती के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है। 400 कहता है कि भाई कोई गैंग ऑफ डकैत का अगर मेंबर है ना, तो भाई उसके खिलाफ भी अच्छी सजा हो सकती है उसको। उसके बाद आपका जाइए 402 पे, जहां पे लोग असेंबल होते हैं डकैती कमिट करने के लिए। फिर आ जाइए 436 पे, मिसचीफ बाय फायर। 436 किसकी बात करता है, मिसचीफ बाय फायर करता है कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वगैरह से। 449 ये भाई आपका हाउस ट्रेसपास की बात करता है, जहां पे टू कमिट ऑफेंस, कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए हाउस ट्रेसपास करे जो डेथ से पनिशेबल हो। 459 क्या कहता है, भाई हाउस ब्रेकिंग जो आती है ना, पाड़ लगाना किसी के घर में, पाड़ लगाना, सेंध लगाना हो, 459 आ जाती है। 460 कहता है कि भाई जो जितने व्यक्ति जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास में ज्वाइंटली उनके ऊपर जो ऑफेंस चलता है वो 460 होता है। तो एक बार सबको देख लीजिएगा, ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए आईपीसी भी यहाँ पे रिवाइज हो जाती है और ये सेक्शन आपके लिए जरूरी है। और जब ये 19 जो सेक्शन है, टोटल 19 सेक्शन है आईपीसी के, ठीक है, जब ये सारे उसने अगर इनसे पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, प्रोक्लेमेशन जारी होगा पहले, सब सेक्शन 1 से लेके तब सेक्शन 3 तक भाई क्या किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन जारी किया जाएगा। अगर फिर भी बंदा नहीं आता है, कितने टाइम में, 30 डेज में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट विल प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो यहां आपने देखा कि किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे कोर्ट अनाउंस करता है। अभी आ जाइए सब सेक्शन 5 पे। ये कहता है कि जो प्रोविजन है ना सब सेक्शन 2 और 3 के, ये सेल अप्लाई टू डिक्लेरेशन मेड। भाई देखिए ये सीधी सी एक सिंपल बात समझिए आप कि सब सेक्शन 1 में आपने कहा कि हम प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, ठीक है, जारी कर दो भाई।
सब सेक्शन 2 में आपने कहा कि हम उसको पब्लिश कर देंगे। कैसे पब्लिश करेंगे जी, हमने यहाँ बता दिया, हम इस तरीके से पब्लिश कर देंगे। सब सेक्शन 3 में आपने कह दिया कि भाई वो क्या होगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि वो पब्लिश हुआ प्रोक्लेमेशन। अब सेक्शन 4 में आप क्या कह रहे हो, सब सेक्शन 4 में आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हो, वो ऑफेंडर बन जाता है सब सेक्शन 4 में आके। तो भाई इसका कैसे पता लगेगा कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया, तो उसके ऊपर ये दोनों सब सेक्शन 2 और 3, यानी कि इसको भी कैसे किया जाएगा डिक्लेयर कि सब सेक्शन 4 का इफेक्ट कैसे होगा सब सेक्शन 2 के हिसाब से। ये हम सब सेक्शन 5 की बात करें, वो इस चीज़ को बताता है। पहले आप मुनादी करा, ठीक है, दूसरा उसके घर पे या उसके गांव शहर में चिपका दो प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी। तीसरा कहाँ है भाई, कोर्ट में चिपका दो कहीं पे। 3 चीज़ें हैं। और एक क्लोज क्या है, सेकंड क्लोज, वो है कि उसके डेली न्यूज़पेपर में निकलवा दो। और सब सेक्शन 3 फिर क्या कहता है कि भाई जो आपने ये बात कही ना, ये वाली, ये तीनों, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ हैं, तो यही बातें सब सेक्शन 4 पर भी लागू होती हैं। यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया, इस बात का कॉन्क्लूसिव प्रूफ है तीनों चीज़ें। यानी फिर से मुनादी कराई जाएगी कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया है, उसके घर पे गांव पे दोबारा से वो प्रोक्लेमेशन चिपकाया जाएगा, कोर्ट में लगाया जाएगा। और मैंने आपको दिखाया ये साइट पे किस तरह से वो अवेलेबल रहता है वहाँ पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम केस लॉ के रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। एक केस था देवेंद्र सिंह नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1783। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था कि जो भाई आपके सेक्शन 82 का जो प्रोविजंस है वो मैंडेटरी है, दिस इज द मैंडेटरी इन नेचर। और यहाँ पे इसने कहा था कि इसके लिए क्या है, यू कैन नॉट इशू, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कैन नॉट इशू ए प्रोक्लेमेशन विदाउट वारंट। भाई जिसके खिलाफ वारंट इशू नहीं हुआ ना, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। भले ही उसने कॉग्निजेबल केस किया, लेकिन भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जारी करने के लिए पहले आपको वारंट जारी करना होगा। और इसके साथ में आपको पढ़ना होगा सेक्शन 82 के साथ में आईपीसी प्लस सीआरपीसी, हमेशा इसी तरह पढ़िए, 174A आईपीसी का और प्लस 82 सीआरपीसी का, समझ रहे हैं, इनको साथ पढ़िए। 174 किस चीज़ की बात करता है, 174A जो है आपका 2005 में इंसर्ट किया गया था, 2005 की जो अमेंडमेंट थी ये उसमें इंसर्ट किया गया। ये कहता है कि भाई नॉन अपीयरेंस, यहाँ पे 174A को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि भाई नॉन अपीयरेंस इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि मान लीजिए किसी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हो गया और वो क्या करता है, इन रेस्पॉन्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो उस टाइम में क्या, यहाँ 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कहता है कि भी 30 दिन के अंदर उसको आना था, वो 30 दिन में नहीं आया और उसको पकड़ के लाया गया, तो इस केस में उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी। अभी तक उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित नहीं किया है, सिर्फ प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा प्लस फाइन या फिर और बोथ ये मिल सकती है। अब पार्ट 2 क्या कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया है, जैसे विजय माल्या हो गया, और उसको पकड़ के कोई ले आता है, तो इन दैट केस उसको 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन या फिर दोनों, ये इसकी पनिशमेंट हो सकती है। तो देखा आईपीसी किस तरह से लिंक है, आपने देखा, इस तरह से आपको पढ़ना है, यहाँ पे आईपीसी इसके साथ लिंक होनी चाहिए। तो 174A जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको जरूर पढ़ें 82 के साथ में। तो आज के इस वीडियो में आपने समझा कि प्रोक्लेमेशन क्या होता है, किस तरह से प्रोक्लेमेशन जारी हो सकता है। और कोर्ट ने यहाँ पे जो देवेंद्र वाला केस, उसमें एक बात और भी कही थी
कि भाई लेस देन 30 डेज, 30 दिन से पहले अगर आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया तो वो इनवैलिड होगा। ये भी देवेंद्र सिंह वाले केस की बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोस को लाइक भी कर दें। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड एट द लास्ट प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रॉपर्टी उसको हम अटैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।